हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 15th ऑफ सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है केरला ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो प्रोग्राम है इसके कितने फेसेस हैं, उस फेसेस की डिटेल आपको समझाऊंगा। ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए रेलेवेंस रखता है। 2 में अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नेंस सेक्शन होता है उसमें रेलेवेंस है कि किस तरीके से रूल रेगुलेशन किए जा रहे हैं कि प्रॉपर गवर्नेंस की जा सके टू रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जीएस 3 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। सेकेंड आर्टिकल बात करता है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के ऊपर, जो गवर्नमेंट ने वाइट गुड्स के लिए भी अब लॉन्च कर दी है। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है पीएलआई, फिर वाइट गुड्स क्या होते हैं, दोनों की रेलेवेंस बताऊंगा, फिर इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठे हुए हैं। ये जीएस पेपर 3 में आपका काफ़ी रेलेवेंस है, 2 बार जीएस पेपर 3 आ गया है। इसी बार जीएस 3 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द रेशनल ऑफ द प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, व्हाट आर इट्स अचीवमेंट, इन व्हाट वे कैन द फंक्शनिंग एंड आउटकम्स ऑफ द स्कीम बी इम्प्रूव्ड। आप देखोगे पीएलआई के ऊपर बात हुई है आर्टिकल में और इसी बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इट इज़ नॉट समथिंग कि यूपीएससी ने इसी को देखा आर्टिकल को और उससे क्वेश्चन उठा दिया। ये एक जनरल टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है, रीज़न क्या है पीएलआई का, उसकी अचीवमेंट्स क्या है। मैं आपको प्रॉपर इस क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा और समझा दूंगा जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। फिर थर्ड आर्टिकल बात करता है महाराष्ट्र में जो कोटा टेंशन चल रही है, आपने सुना होगा वहाँ पे कुनबी सर्टिफिकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ें यूज़ हुई हैं, मैं आपको समझाऊंगा और उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपको मैं समझाऊंगा। हमारा जो फोर्थ आर्टिकल बात करता है वो है नेशनल हाईवे 2 के ऊपर, जिसको ओपन किया गया मणिपुर में, और मैं समझाऊंगा इस हाईवे में कैसे एथनिक डिवाइड है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये जीएस 1 एंड 3 दोनों के लिए रेलेवेंस रखता है। फिर हमारा लास्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट बनाया गया है, उसे पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में लॉन्च कर दिया गया है। मैं बताऊंगा ये क्या है, कहाँ पे है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से इंडिया की जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसके टारगेट्स को मजबूत कर सकता है। फिर बैम्बू क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, फिर इसकी फेलिंग या इसको गिराने की क्या अथॉरिटी है वहाँ पे ड्वेलर्स के पास जो जंगल में लोग रहते हैं या नहीं है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। और इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठा है वो भी आपके सामने शो करूँगा। इस पूरे आर्टिकल का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल है केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 45 डे का एक इंटेंसिव प्रोग्राम लॉन्च किया है 16 सितंबर से। डेट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको। और ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली 300 पंचायत में इफेक्ट होगा, जिसमें 30 क्रिटिकल हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब इंसान और जानवर आपस में सामने सामने आ जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान सिविलाइज्ड है, जानवर को नहीं पता है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जिसमें एलिफेंट का बहुत आपको देखने को मिलता है। कर्नाटका का रीजन हो गया, केरल में हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इशू रहता है। अगर मैं आपको प्रोग्राम के फेसेस बताऊँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोग्राम के मैं फोर्सेस बता रहा हूँ इसका एकमात्र कारण है कि आप उससे एक लॉजिक ले सको आंसर राइटिंग में। आपको ये डेट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ लिखा है आपको समझाने के लिए। तो जो फर्स्ट फेस है उसमें क्या होगा, जितनी भी फॉरेस्ट रेंज है, ठीक है, वहाँ पे हेल्प डेस्क बनाई जाएगी पंचायत ऑफिसेस में, और जो एरियाज को ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, ठीक है, बनाई जाएगी। उसके बाद जो रिटर्न कंप्लेंट्स आएंगी, किसी किसान का क्रॉप लॉस हुआ है या फिर किसी किसान को अगर क्रॉप लॉस हो चुका है या कोई नुकसान हुआ है जानवर से, तो उसके कंपनसेशन को वो पूरी रिटर्न कंप्लेन देखेंगे। सेफ्टी इश्यूज़ को एक तरीके से पूरा ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट टीम डॉक्यूमेंट बना करके वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो देंगे, हर एक चीज़ को अपने पास एक प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो जितनी भी रिपोर्ट यहाँ से बनेगी इस चीज़ को ले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी क्या करेगी, इन लोकल इश्यूज़ पे जो पहले नंबर पे हुआ है इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी।
थर्ड फेज में क्या होगा, अगर कोई इशू ऐसा है जो कि कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही पर्सिस्टेंट है, मतलब यहाँ पे अगर 100 लोग आए हैं कंप्लेन लेके तो उसमें 50 लोगों की कंप्लेन एक ही चीज़ के ऊपर है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कही जाती है कंसिस्टेंट या परसिस्टेंट इशू है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास लिया जाएगा और पॉलिसी में उसको मोल्ड करने की कोशिश की जाएगी जिससे इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला जा सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। तो ये फेसेस हैं। अब आप बोलो सर इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? यूज़ ऐसे कर सकते हैं, कभी भी कोई आर्टिकल आया हुआ है जहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि भाई साहब आप बताइए किस तरीके से इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को अच्छे तरीके से किया जा सकता है, या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको ये पता होना ज़रूरी है कि किस तरीके से केरला गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप्स लिए हैं उस स्टेप से कैसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकता है, दैट्स ऑल। तो ये कनेक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इम्पैक्ट पॉजिटिव देखा जाए तो कंपनसेशन फास्ट होगा। अगर अगर किसी किसान का लॉस हुआ है और कंप्लेन आई है तो मे भी शायद जल्दी हो जाए उससे, ठीक है। ट्रस्ट बनेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल में। डेटा ड्रिवन पॉलिसी सोल्यूशन होगा। अब नीचे फर्स्ट लेवल से लेके थर्ड लेवल तक जब एकदम डेटा पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर एनालिसिस होगा और पॉलिसीज उसी अकॉर्डिंग बनेगी। साथ ही साथ जो रिटेलिएटरी किलिंग होती है, अगर कभी कोई किसान की खेत या कोई किसान का कोई आपस में कोई रिलेटिव होता है, अगर वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है तो अक्सर किसान क्या करते हैं, वो रिटेलिएटरी किलिंग करते हैं। वो एकदम बोलते हैं ना, गुस्से में आक्रोश में आके उनका उद्देश्य बन जाता है हमें तो इस जानवर को भैया अब मार देना है क्योंकि ये जानवर ने हमारा इतना नुकसान किया है। तो इससे क्या होगा, अगर एक प्रॉपर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाएगा तो रिटेलिएटरी किलिंग और रिड्यूस हो जाएंगी। चैलेंजेस क्या है इसके? इससे कहीं ना कहीं ये है कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट है, और लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, क्रॉप पैटर्न में चेंजेस, एलिफेंट के कॉरिडोर्स, ये सारे क्या है लॉन्ग टर्म आपके एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कहे जाते हैं। तो अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो ये सब शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट उतने ज़्यादा आपके बेनिफिशियल नहीं कहे जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप कितने भी ऑन पेपर आप पॉलिसीज़ बना दीजिए, अगर आपने उन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए प्रॉपर फंडिंग नहीं दी है, सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन नहीं है, सो देयर आर हाई चांसेस कि वो पॉलिसी या फिर वो नियम ढंग से काम ना कर पाए, राइट। अब यहाँ पे एलिफेंट के बारे में समझते हैं। एलिफेंट को एक एंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा जाता है। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब है कि उस जानवर की ना ही किलिंग हो सकती है, ना ही उसका अनऑथोराइज तरीके से कोई कैप्चर कर सकता है। इंडिया में 60% एशियन एलिफेंट, 60% जो है वो एशिया के इंडिया में पाए जाते हैं। अब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मैट्रियार्कल हेड हर्ड्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे पुरुष प्रधान समाज होता है, यहाँ पे जो हेड होती है वो एक फीमेल एलिफेंट होती है। हर्बीवोरस होते हैं, माइग्रेटरी की स्टोन स्पीशीज भी कहे जाते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्ट जो होता है मेल में, उन्हें कहा जाता है कि भैया ये रिप्रोडक्शन में काफ़ी मदद करते हैं। इनका लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड 22 महीने की प्रेगनेंसी चलती है, इनकी सबसे लंबी कहा जाए। प्रोजेक्ट एलिफेंट और फिर 101 कॉरिडोर, गज यात्रा, ये सब क्या है, ये सारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिससे एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। अगर थ्रेट्स की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, क्रॉप रेडिंग, फिर पोचिंग, हैबिटेट लॉस, ये सारे कुछ थ्रेट्स हैं एलिफेंट के। अब यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन देखिए। अब देखिए मैंने बताया तो रीजन हो गई। विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल, एब्सोल्युटली राइट। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड 22 months. Elephant can normally go up to calving till the age of 40 year only. Again, कैन नॉर्मली गो टिल द एज ऑफ 40 ईयर ओनली। अब एक बायोलॉजिकल थिंग है, हर एक एलिफेंट में डिफरेंट होगी। अब अगर कहा जाए एन ह्यूमन कैन लास्ट अप टिल जस्ट 100 ईयर्स ऑफ एज, तो अगर ये चीज़ लिखी जाएगी तो इंडिविजुअल हर एक की बायोलॉजी डिफरेंट होती है, वो तो 105 तक भी जा सकता है ह्यूमन। तो ये 40 ईयर अगर लिखा होता तब तो चलो सही कर सकते थे, लेकिन ओनली लिख दिया है, मतलब पूरी दुनिया में जितने एलिफेंट्स है 40 साल से ऊपर जा ही नहीं सकते काल्विंग के लिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। अमंग द स्टेट्स इन द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि 2 स्टेट जहाँ से केरला और कर्नाटका में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो जो ज़्यादा मतलब ओवरऑल कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट सबसे ज़्यादा कर्नाटका में कही जाती है। तो 1 and 2 इज द राइट वन। आई होप आपको आइडिया लगा होगा मैंने ये क्यों समझाया आपको, मैट्रियार्कल और 22 मंथ, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव की ओर। पहले आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो 2020 से चालू की गई थी। इसका मेन काम ये था, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपसे कहा जाएगा भैया ये आप XYZ
जेड 3 आइटम है। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने एक्स आइटम को प्रोड्यूस किया तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको कुछ फायदा मिलेगा। फायदा कुछ भी हो सकता है, सब्सिडी हो सकती है या किसी तरीके का टैक्स रिडक्शन हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर, ठीक है। तो इस तरीके जितने गुड्स होते हैं उन गुड्स में गवर्नमेंट डिसाइड करती है हमें किस में प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव देना है। और ये करती क्यों है? जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोडक्ट की बूस्ट हो सके। और इसी के साथ साथ ध्यान रखिए, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव ऐसा नहीं केवल डोमेस्टिक फर्म्स को दिया जाता है, आपको दिया जाएगा। अगर कोई विदेशी है तो उसको भी दिया जाएगा, ठीक है। इसका फोकस क्या होता है? तो गवर्नमेंट अगर आपको एक्स जो गुड है उस पर आपको अगर इंसेंटिव मिल रहा है, दैट मीन्स गवर्नमेंट को लग रहा होगा भैया ये एक्स गुड जो है बाहर से बहुत ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर बाहर से इंपोर्ट करें दैट मीन्स हमारा पैसा बाहर जा रहा है। तो गवर्नमेंट सोचेगी भैया इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं, इंडिया के जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, वही अगर खुद से इसी एक्स चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगी और इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी बढ़ेगी, जॉब भी बढ़ेगी डोमेस्टिक लेवल पे। तो इसी को हम लोग प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव का एक रेशनल, अभी क्वेश्चन क्या था, अभी जो आया था 10 दिन पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, रेशनल क्या है? तो रेशनल ये है, पहली चीज तो इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, ठीक है, कि हमारी डिपेंडेंस कम हो उसके ऊपर। वाइट गुड्स क्या होता है? वाइट गुड्स लार्ज कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या होता है? ऐसा गुड जिसका यूज एक बार नहीं होता बल्कि हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने एसी लगवाया, ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक बार चलाओगे, वो तो चलेगी जब तक एसी में जान है कि नहीं। लेकिन वहीं पे कहा जाए ब्रेड, क्या ये ड्यूरेबल है? नहीं, इट इज नॉन ड्यूरेबल गुड कंप्लीटली, ठीक है। तो जो आपके लार्ज ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल का है, ध्यान रखिए, मतलब उपभोक्ता के नजरिए से ऐसा सामान जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में कंसिस्टेंटली यूज करते हैं और वो बड़े हैं। एसी हो गया, फ्रिज हो गया, एलईडी लाइट्स हो गया, सब चलती हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर बोला प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर के नजरिए से दूसरा काम होता है, ठीक है। तो अब ये वाइट जो गुड्स होते हैं इसकी इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी बहुत ज़्यादा, हम इंपोर्ट पे बहुत डिपेंड होते हैं इन गुड्स के लिए। जैसे इनके कंपोनेंट्स होते हैं, इनके कंप्रेसर, मोटर, सेमीकंडक्टर, एलईडी चिप, सब कहाँ से आती हैं? ये सब मैक्सिमम चाइना से आती हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया पीएलआई वाइट गुड क्या होते हैं। अब आर्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल क्या करा है? सेंटर रीओपन्स पीएलआई स्कीम फॉर वाइट गुड्स टिल October 14। आपको समझ में आ गया कि सर क्या है ये आर्टिकल। गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम आपको अभी बता दिया क्या है, उसको लॉन्च कर दिया है, मतलब रीओपन कर दिया वाइट गुड के लिए। वाइट गुड क्या है वो भी बता दिया, मतलब जो बड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने दोबारा रीओपन कर दिया है। वही सेम चीज़ यहाँ पे रीओपन किया है। एप्लीकेशन, जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग बेनिफिशरी हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसमें, वाइट गुड्स में, वो सब के सब आके इसका फायदा उठा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है एसी की, एलईडी लाइट्स की, कंपोनेंट की, उसको ज़्यादा बूस्ट करना, ठीक है। 83 बेनिफिशरीज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट आपको ये डेटा नहीं दिमाग में रखना है, इससे क्वेश्चन नहीं उठेगा। पॉइंट इज पीएलआई क्या होता है, वाइट गुड क्या होता है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट दोनों हो सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पहली चीज़ इंपोर्ट रिड्यूस होगा, लोकल वैल्यू चेन जो है वो डेवलप होने के चांसेस हैं, एफडीआई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, जो एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस, हमें एक स्टेबल डिमांड की ज़रूरत है। अगर आप वो एक्स कॉम्पोनेंट मान लेते हैं, चलो एक्स कॉम्पोनेंट नहीं, आप एक सेमीकंडक्टर की चिप बना रहे हो, ठीक है, छोटी छोटी चिप्स जो होती हैं आप देखते हो, तो अगर चिप बना रहे हो, अगर उसकी लोकल डिमांड ही नहीं होगी तो आप क्या उसे कंसिस्टेंटली बनाओगे कितना भी गवर्नमेंट पीएलआई आपको दे? आंसर इज नहीं। तो एक स्टेबल डिमांड की ज़रूरत है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की भी ज़रूरत है। हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या वो प्रोडक्ट जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के मैच पे होगा? क्या सेम क्वालिटी मैच कर पाएगा जो हम बना रहे हैं? इफ़ येस देन इट इज़ फाइन, एंड इफ़ नॉट दैट हमें आरएनडी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी गैप है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है जो एडवांस कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अभी भी हमें डायरेक्टली हम ऐसा नहीं प्रोडक्ट यहाँ से आलू डालोगे वहाँ से सोना निकलेगा, ये चीज़ नहीं हो सकती है। यहाँ पे अभी क्या होगा, एडवांस कंपोनेंट के लिए हमें आरएनडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो पीएलआई अगर वाइट गुड्स के लिए की जाए तो एक बहुत बड़ा स्टेप है आत्मनिर्भर भारत के लिए, क्योंकि जो लॉन्ग या फिर लार्ज कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो बहुत बड़ी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है उसमें तो एआई घुस गया है, लेकिन जो आपके अभी भी इंडिया के रेफरेंस से बात की जाए जो लार्ज कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है, वहाँ पे अभी भी ये एक उसके अंदर पोटेंशियल है।
और इससे क्या होगा, इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब का प्रमोशन मिलेगा। अब 2023 का क्वेश्चन देखिए, अगर मैंने इतना बताया तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा ही। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। अब ये स्टेटमेंट यहाँ तक 1 है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी यूपीएससी में कोई परसेंटेज दिया जा रहा है इकोनॉमिक्स में, सो देयर आर 90% चांसेस कि वो गलत होगा। ध्यान रखिएगा हमेशा, कभी भी मैं इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट में अगर आपको कोई परसेंटेज दिख रहा है कि ये जीडीपी 4% है, जीडीपी 5% है, या इन्फ्लेशन इतना है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो गलत करती है यूपीएससी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इन रॉन्ग। और जब कभी भी स्टेटमेंट 1 और 2 पे आता है, अगर आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट भी पता है ना, दूसरे स्टेटमेंट को आप देखो भी ना, तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कैसे चल जाएगा आप सोच के देखो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दोनों सही है, दोनों सही तो नहीं है। दूसरा भी कह रहा है दोनों सही है, तो दोनों तो सही है ही नहीं, तो 1 और 2 पहले एलिमिनेट हो गया। अब आपका 3 और 4 बचा। 3 एंड 4 में क्या करें, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑब्वियसली नॉट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। क्या अभी तक मैंने स्टेटमेंट 2 पढ़ा, आप बताइए, नहीं पढ़ा, लेकिन सिर्फ ऑप्शन देख के कर दिया। तो ये आपको एक प्रिविलेज मिल जाता है जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, ठीक है। आपको लगता है सर मैं कैसे एक्सप्लेनेशन पकड़ूं, नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट पे ध्यान दो। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। एक स्टेटमेंट आता है, आप बाकी चीजें अपने आप कर लोगे। स्टेटमेंट 2 कह रहा है मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज पीएलआई। और अभी आप याद करोगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, आप देखिए यहाँ पे कि ये फॉरेनर्स को भी, इसलिए मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे फॉरेनर्स लिखा है, कैन बी गिवन टू फॉरेनर्स टू, ठीक है। रीजन बीइंग कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं यहाँ पे, राइट। तो 4 इज द राइट वन। अब हम आते हैं जो आपका क्वेश्चन आया है इस बार, डिस्कस द रेशनल ऑफ द प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, व्हाट आर इट्स अचीवमेंट, इन व्हाट वेज कैन द फंक्शनिंग एंड आउटकम्स ऑफ द स्कीम भी इम्प्रोवाइज्ड। अब देखो यहाँ पे इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, आप आराम से पढ़ लोगे, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वही सेम चीज़ जो आर्टिकल में, उसी से कनेक्ट करके पीएलआई कब लॉन्च हुई, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, वो भी आपको बता दिया, कौन कौन से सेक्टर को कवर कर दी, ये लिखा। अब पहला इसमें देखो 3 क्वेश्चन है एक तरीके से पूछा जाए, और ये क्वेश्चन 250 वर्ड्स में आपको लिखना था, मतलब हाईएस्ट वेटेज था 15 मार्क्स इसका। तो अब देखो 3 है इसमें। पहला क्या है, आप ऑब्जेक्टिव बताओ कि रेशनल क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने पीएलआई लॉन्च की। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको अचीवमेंट बनानी है। तीसरा है कि भैया किस तरीके से इसका जो फंक्शनिंग, देखो ध्यान, फंक्शनिंग और आउटकम इस स्कीम का इंप्रूव किया जा सकता है, मतलब कोई ना कोई चैलेंजेस होंगे जिनको इंप्रूव करने की बात की जाएगी। तो पहला आप देखो, मैंने यहाँ पे रेशनल पहले इसे लिखा है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रेशनल लिखो, दूसरा ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट लिखो, तीसरा ऑब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट नीडेड, मतलब चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो अगर आप रेशनल देखोगे तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करने का रीजन था, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, टेक का अपग्रेडेशन हो, आत्मनिर्भर भारत। अचीवमेंट बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन मिला हमें, हमने ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव हमारा ये सब था जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया। अगर ये उद्देश्य था और हमने कोई स्कीम लॉन्च की तो उससे हमें क्या मिला, हमें अचीव क्या हुआ। तो अचीवमेंट ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन हुआ, जॉब क्रिएट हुई, ठीक है। आप नोटिस करो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हमारा उद्देश्य था, तो हमें वो अचीव हुआ कहीं ना कहीं एक लेवल तक, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन हुआ, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अब चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस ये हैं कि टाइमली डिस्बर्सल होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्टिव बनाया गया है तो क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पा रहा है, वहीं से आप चैलेंज बना सकते हो। अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हुई तो क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो पाया, नहीं हो पाया, क्या क्या चैलेंजेस थे, तो वो चीज़ आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन होना, जिससे पीएलआई बेनिफिट ग्लोबल मार्केट में अच्छे तरीके से मिल सके। आरएनडी पे फोकस करना, स्किल डेवलपमेंट फोकस करना, और एमएसएमई में कवरेज देना जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। और जीएस पेपर 3 का पर्टिकुलर एक सेक्शन है इंक्लूसिव ग्रोथ का। और आपका कंक्लूजन मैंने एक प्रॉपर तरीके से कर दिया, जो आपने यहाँ पे रेशनल बनाया, अचीवमेंट बनाई और इंप्रूवमेंट नीड। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कंक्लूजन है, तीनों को कंबाइन करके मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो करेंटली कोटा के टेंशन चल रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जलना डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी कम्युनिटी, आदिवासी, बंजारा ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि मराठा को कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। अब इससे क्या होगा, कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट अगर मराठास को मिलेगा तो उससे उनका कहना है कि भैया इनको
इनको ओबीसी कोटा बेनिफिट मिल जाएगा, इससे हमारा लॉस होगा। तो इस वजह से ये लोग जलना डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल पॉइंट है, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको सिंपल एक पता होना चाहिए कि भैया क्या कम्युनिटीज़ के बीच में चैलेंजेस चल रहे हैं। अब मराठा कोटा मूव आपको पहले बता दिया, मराठा को अब कुनबीज ओबीसी सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा, ठीक है। ऑपोजिशन ये सारे लोगों ने किया है और इसमें वो लोग चाह रहे हैं कि भैया ये चीज़ गलत है, तो वो अपनी भी डिमांड रख रहे हैं। बंजारा ग्रुप कह रहा है भैया एसटी का स्टेटस हमें दोबारा रिस्टोर किया जाए। तो आपको मैंने अभी थोड़े दिन पहले समझाया था कि एसटी का स्टेटस कैसे प्रोवाइड होता है, कौन सी मिनिस्ट्री इनिशिएट करती है, कौन नोटिफाई करता है, प्रेसिडेंट। फिर आपसे कनेक्टेड 2023 का जो क्वेश्चन था वो भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट है बंजारा ग्रुप, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए भैया क्या है बंजारा ग्रुप। सिग्निफिकेंस देखो, रिजर्वेशन कॉन्फ्लिक्ट को यह दिखाता है कि भैया कितना डीप है इंडिया में। साथ ही साथ जो कोटा का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, साथ ही साथ जो राजनीतिक दबाव होता है जिसे पॉलिटिकल प्रेशर कहते हैं, उन सब के बीच में चैलेंजेस कैसे हैं ये उसको हाईलाइट करता है आर्टिकल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुनबी और बंजारा के बारे में, आपको बताता हूँ। कुनबी कम्युनिटी है जो कि ट्रेडिशनली एग्रेरियन फार्मिंग थी, ठीक है। कहाँ पे उनका रीजन था, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़। स्टेटस उनको एज अ क्लासीफाई किया गया है ओबीसी महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे बंजारा कम्युनिटी, ये आपके नोमैडिक ट्रेडर्स थे, मतलब एंशियंट मेडिवल टाइम से कहा जाता है ये लोग ट्रेडिंग का काम करते थे, ट्रांसपोर्ट और कैटल हर्डर का काम करते थे। यहाँ ध्यान रखें मैंने एग्रेरियन नहीं लिखा है, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होते हैं जनरली, ये लोग आपके ट्रेडर्स होते हैं। इनको लंबादाज या लंबानीज भी कहते हैं कुछ रीजन्स में। कहाँ पे, राजस्थान में इनको लिस्ट किया गया है विमुक्त जाति एंड नोमैडिक ट्राइब कैटेगरी में, और इनको 3% रिजर्वेशन मिलता है। ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें जो है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस भी दिया जाए, क्योंकि ये केवल महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपको हैदराबाद में भी मिलेंगे और आपको आंध्र प्रदेश में भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़रूर हो जाता है कि मतलब ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, आप समझो एक कम्युनिटीज़ के बारे में, इनका मेन उनके बोलते लाइफ स्टाइल कैसे वर्क करती है। आप बोलो सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेटा डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव है 2016 का यूपीएससी का सवाल देखिए। बंजारास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली क्या थे, एग्रीकल्चरिस्ट, वॉरियर, वेवर, ट्रेडर। अब आप बताइए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रेट अवे बंजारा ही तो बोला जा रहा है, तो उसी से कनेक्टेड तो मैंने PYQ आपके लेके आया हूँ। ये 1 2 3 4, कभी कभी थोड़ा सा फॉन्ट आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। चलो तो इसमें क्या है, ट्रेडर इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपकी नेशनल हाईवे 2 है, ठीक है। नेशनल हाईवे 2 को ओपन किया गया है दोबारा से, जो बंद हो गया था। अब ये नरेंद्र मोदी की विजिट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वजह से यहाँ पे उनकी विजिट हुई, फिर उन्होंने कहा भैया अब एक हार्मनी होगी हर, जो वहाँ पे पहले वायलेंस इतना हुआ था। और ये जो नेशनल हाईवे 2 है ये लिंक करता है दीमापुर को एंड आसाम को, ठीक है। नागालैंड को आसाम को कनेक्ट करता है ये वाया कांगपोकपी। और इससे क्या होगा, इससे दोबारा से वहाँ पे एक अच्छे तरीके से ट्रेड बोलो या फिर आप बोलो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिससे एसेंशियल सप्लाईज और एक्सेस मिल सके इम्फाल एयरपोर्ट का। अब यहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो ऑपरेशनल है वो कहीं ना कहीं अभी भी चैलेंजिंग है। रीज़न बीइंग क्या है, क्योंकि ये जो एरिया है पास होता है वो मीटीज़ एंड कुकीज़ जो के एरिया से पास होता है, जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट था। व्हीकल्स तो चल रहे हैं लेकिन यहाँ पे केवल नॉन मीटी पैसेंजर्स चलें, क्योंकि यहाँ पे उनको डर है कहीं ना कहीं ये ना हो भाई साहब कहीं दोबारा से कोई टेंशन ना हो जाए, तो अभी वो लोग अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को। अब बोलो सर हमें क्या ये जानना है, आंसर इस बिल्कुल नहीं जानना। मैंने आपको बताया NH2 के रेफरेंस में, इस वजह से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बैकग्राउंड थोड़ा बहुत इसका बता दूँ, बैकग्राउंड आपको पता है मीटी और कुकीज़ जो मणिपुर में वायलेंस हुआ था, अर्लियर भी अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन वायलेंस और डेथ होने की वजह से ये चीज़ दोबारा सही से ओपन नहीं हो पाई। लेकिन होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि भैया जो कोकीजो काउंसिल के साथ मिल करके कि अब कोई भी वायलेंस नहीं होगा, कोई ब्लॉकेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी को बोलते हैं ना रखने की कोशिश की गई है कि कहीं सिक्योरिटी सिचुएशन खराब ना हो, राइट। चलो अब देखो क्वेश्चन NH के ऊपर बात थी इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला, NH 4 6 15। अक्सर यूपीएससी क्या करता है, कभी भी एग्जैक्टली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को गलत कर दे। जैसे NH4 ये 1 वर्ड इन्फो है, आपसे डायरेक्टली किसी भी पेपर SSC बैंक आप इवन दो एनडीए में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे NH4 कनेक्ट्स व्हाट, तो ऐसे करके बोल सकते हैं। यूपीएससी में आपको 3 ऑप्शन दे दिए, 2014 का सवाल है, इसमें एक भी नहीं सही है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे NH4 NH6 और NH15 क्या क्या कनेक्ट करता है वो मैंने यहाँ डाला है। NH4 देखोगे तो ये आपका मायाबंदर
पोर्ट ब्लेयर अंडमान को कनेक्ट करता है, मेघालय, मिजोरम, फिर आसाम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल हाईवे मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन में जो रूट्स होते हैं उसके बारे में का आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे हम लोग कहते हैं उसके बारे में। अब हुआ क्या है, जो आपकी आयुष्मान भारत के अंडर में एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 5 लाख पर ईयर का एक तरीके से फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको ये प्रोवाइड करने की एक ऑब्जेक्टिव रखती है। लेकिन कहा जा रहा है तमिलनाडु में ये अनइम्प्लीमेंटेड है अभी भी। ठीक है, अनइम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं कि 100% अनइम्प्लीमेंटेड है, कुछ चैलेंजेस हैं। और चैलेंजेस के ऊपर ही आर्टिकल है। आर्टिकल कहता है कि जो 70 से ऊपर लोग हैं अभी भी तमिलनाडु में, उनको ये पीएमजे का एक्सेस नहीं मिल पाया है। अब बोलो सर नहीं मिल पाया तो कोई ना कोई चैलेंजेस होगा। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस पहले सेंटर और स्टेट का डिफरेंस है। जो सेंटर गवर्नमेंट है वो उन फैमिलीज को देती है ये बेनिफिट 5 लाख का जो लोग आपके इकोनॉमिकली वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं। और ये कैसे डिसाइड करती है गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट 2011 के सेंसस का यूज करती है ये डिसाइड करने के लिए तमिलनाडु में कितने लोग की आर्थिक स्थिति बेकार है या फिर उनकी खराब है, जिसकी वजह से उनको ये पीएमजे का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु क्या करती है, वो एनुअल फैमिली इनकम को डिसाइड करती है कि भैया किसकी इनकम 2-2.5 लाख से कम है, और उसको प्रॉवर्टी क्राइटेरिया को एज अ प्रॉवर्टी क्राइटेरिया डिसाइड करती है कि उनको स्कीम मिलनी चाहिए नहीं मिलनी। तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में अनबन है, डिफरेंस है। फाइनेंशियल बर्डन देखा जाए तो ये जो स्कीम है ये 60 और 40 के रेशियो में चलती है। और 60% सेंटर फंडिंग करता है 5 लाख में, 40% आपका करता है कौन? स्टेट करता है। अब तमिलनाडु आर्ग्यू करता है भाई साहब यहाँ जो है इससे कहीं ना कहीं जो उनका बोलते हैं ना शेयर है वो और बढ़ सकता है अगर इसको एक्सपेंड किया जाएगा। करंट की बात की जाए तो जो चीफ मिनिस्टर की स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वो आपका 1 करोड़ से मतलब 1.5 करोड़ तक फैमिलीज को कवर करने की कोशिश करती है। और जो आपकी बोलते हैं ना इन दोनों को इंटीग्रेट किया जाए, जो स्टेट की और जो सेंटर की स्कीम है, वो उसके अंडर में 86 लाख फैमिलीज हैं। लेकिन अभी भी 60 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जो कि एंटायरली फंड की जाती हैं स्टेट के द्वारा। इतना सब होने के बावजूद भी अभी भी एक बहुत बड़ा चंक है जो कि कंप्लीटली अभी भी नहीं उनको मिल पाया है बेनिफिट। जैसा आप देख रहे हो ना, 43 लाख सिटीजन है, 32 लाख फैमिलीज जो हैं उसमें उनको सही से बेनिफिट अभी नहीं मिल पाया। ये सिर्फ एक करंट सिचुएशन आपको मैंने आइडिया बताया। अब यहाँ पे आयुष्मान भारत के बारे में समझ लो। ये एक अम्ब्रेला हेल्थ स्कीम थी जो 2018 में लॉन्च की गई थी। इसके अंदर 2 कंपोनेंट डाले गए थे। एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे जिससे प्राइमरी हेल्थ केयर मजबूत हो सके, फ्री ड्रग्स दिए जाएंगे, दवाएं, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव केयर। प्रिवेंटिव और प्रमोटिव केयर के ऊपर 2023 में क्वेश्चन आया, आप एक बार चेक करिएगा, नेट के ऊपर लिखिए प्रिवेंटिव केयर यूपीएससी, ठीक है, आपको दिख जाएगा क्या, या पीवाईक्यू लिख देना आप बेसिकली, आपको तब भी दिख जाएगा। फिर जो दूसरा कंपोनेंट था आयुष्मान भारत का वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें सेकेंडरी और टर्शरी केयर का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया था, 5 लाख पर फैमिली को देने की बात की गई थी। तो हमेशा ध्यान रखिए, इसे मैं लिख दिया है। सो रिमेंबर, जो आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो हिस्सा है आयुष्मान भारत में, जो 2 डिफरेंट स्कीम है। ये वन ऑफ द 2 स्कीम है किसकी? आयुष्मान भारत की, ठीक है। और जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है दूसरा हिस्सा कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए आयुष्मान भारत के बारे में भी क्या है, कब लॉन्च हुई ये आपका मतलब आयुष्मान भारत मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में 2018 में लॉन्च हुई। आपको मैंने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से जो तमिलनाडु संबंधित चीज़ थी वो मैंने समझा दी है। यहाँ पे 5 लाख पर फैमिली प्रोवाइड किया जाएगा, कैशलेस ट्रीटमेंट होगा गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन ध्यान रखिए ये कोई कंपल्शन नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को ये मानना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। पैन इंडिया पोर्टेबिलिटी है, मतलब ये किसी भी इंडिया में हिस्से में इसको पोर्टेबल किया जा सकता है। सेंट्रल स्टेट फंडिंग बता दी आपको मैंने। इससे क्या होगा, जो पॉकेट से एक्सपेंस होता है, जो लोग वल्नरेबल होते हैं, जिनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है इलाज, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा मूव है। उससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होगी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से ऊपर मेंस के ऊपर सवाल भी पूछा गया था, जहां पे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर बेसिक इम्पेडिमेंट्स इन मैटरनल एंड पेडियाट्रिक केयर। ये मेंस का सवाल है जो आया हुआ था, ठीक है।
अब यहाँ पे हेल्थ फॉर ऑल से कनेक्टेड भी पीवाईक्यू आया हुआ है, इस वजह से आपको ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पता होना जरूरी है। अब 2022 का क्वेश्चन देख लो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। अभी मैंने आपसे देखो यहाँ पे क्या कहा, कंपल्शन नहीं है कोई, तो ऑब्वियसली गलत हो गया। आप देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या अल्टीमेटली हर एक सिटीजन हिस्सा बनेंगे? नहीं यार, 5 लाख का सबको थोड़ी मिल जाएगा, वही लोग जो कि एक्चुअली में एलिजिबल होंगे उस चीज़ के। तीसरा है, इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस कंट्री, वही सेम चीज़ लिखी है, पैन इंडिया पोर्टेबिलिटी। तो आप देखेंगे मैं आपको नोट्स भी बना रहा हूँ आपके पीवाईक्यू के रेलेवेंस से, और उससे मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, राइट। चलो अब सीडीएस 2019 का क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पूछा गया है। फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल एट ऑल पब्लिक एंड एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल इन द टाइम ऑफ नीड। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल मतलब क्या है? ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्होंने रजिस्टर करवा रखा है आयुष्मान भारत में। कैशलेस पेपरलेस एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, ये भी सही है। गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख पर फैमिली, ये भी सही है। फोर्थ कह रहा है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आर नॉट कवर्ड। ये जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज या पीडी, कभी भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बेटा लेने जाओगे तो आपको पीडी लिखेगा, भैया आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज तो नहीं है, आपका फिर वेटिंग पीरियड उसमें आएगा। प्री एग्जिस्टिंग मतलब आपके पास कोई पहले से डिसीज तो नहीं है जिसकी वजह से उनका लॉस हो जाए। लेकिन ये जो गवर्नमेंट स्कीम होती है इसमें नहीं होता जनरली ऐसा कुछ, गवर्नमेंट एक साथ सबको प्रोवाइड करती है। तो 1 2 3 इज द राइट वन। चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट। अब इथेनॉल क्या होता है आपको पता है, इथेनॉल एक यूज किया जाता है किसमें, आपका देखो इथेनॉल के यूजेस तो बहुत सारे होते हैं, बट पर्टिकुलरली अभी जो यूज़ हो रहा है वो ब्लेंडिंग के लिए यूज़ हो रहा है पेट्रोल के अंदर में, ठीक है। तो आपको पहली चीज़ तो पता होना चाहिए बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ पे खुला है, आसाम में। ध्यान रखिए, वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन कैसे बोल सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट इज ओपनड या वॉज ओपनड इन मेघालय या वॉज ओपनड इन गुजरात। जनरली लगता है कि जितना बिजनेस टेक काम हो रहा है वो सब वहीं हो रहा है, या बोलेंगे वॉज ओपन इन मध्य प्रदेश तो वो गलत हो जाएगा। वो कहाँ ओपन हुआ है, आसाम में ओपन हुआ है, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ 7,000 अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए यहाँ पे नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट में ये चीज़ का डाला गया है ठीक। अब यहाँ पे कुछ डिटेल बताऊँ तो यहाँ पे मेन चीज़ है ज़ीरो वेस्ट फैसिलिटी बनाई गई है जो कि वर्ल्ड की पहली कही जा रही है, जो कि प्रोड्यूस करेगी इथेनॉल फ्रॉम ग्रीन बैम्बू। अब आपको पता होगा इथेनॉल प्रोडक्शन कैसे जनरली, अभी तक आपने शुगर केन का सुना होगा कि शुगर केन को जब उसमें से निकाल लिया जाता है तो जो वेस्ट बचता है उसको फर्मेंट करके इथेनॉल बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम बैम्बू को ही सेम तरीके से यूज़ करेंगे, मतलब अब हम शुगर केन तो जो यूज़ कर रहे हैं लेकिन अब बैम्बू का भी इस्तेमाल करेंगे इथेनॉल बनाने के लिए। फर्मेंट करेंगे बैम्बू को, फिर उसके अकॉर्डिंग इथेनॉल बनेगी, फिर उसकी ब्लेंडिंग कर देंगे या जो भी यूज़ होगा। तो कैपेसिटी कहा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 48,000 टन की कैपेसिटी है, ठीक है। तो अलग अलग इस चीज़ में आपका जो तरीका है या जो डिफरेंट डिफरेंट टेक है वो यहाँ पे यूज़ हुए हैं। अब बैम्बू का देखा जाए तो आसाम में तो कोई ना कोई रेफरेंस तो होगा, तो 5 लाख टन पर ईयर बैम्बू सोर्स किए जाते हैं आसाम से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या होगा इस प्लांट का, क्लीन एनर्जी प्रमोट होगी, जो सेल्फ सफिशिएंसी है विकसित भारत में वो सपोर्ट कीजिएगी, जो इनकम बूस्ट मिलेगा लोकल फार्मर्स को और लोकल कम्युनिटीज़ को, क्योंकि अब जो इथेनॉल प्लांट है वो डिमांड करेगा भैया बैम्बू ला के दो, तो फार्मर्स देंगे। तो कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ ध्यान रखिए, बैम्बू पहले एज अ ट्री क्लासीफाई किया गया था, जिससे क्या था उसको गिराना पूरी तरीके से मना था। लेकिन फिर क्या हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट जब से उन्होंने रेस्ट्रिक्शन हटा दिया और बैम्बू को एक बना दिया माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बनाने के बाद फार्मर्स को एक मिल गया भैया हाँ अब मैं उसको काट के यूज़ कर सकता हूँ कमर्शियल पर्पज से। तो आसाम के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो ऑलरेडी इंडिया के एनर्जी सेक्टर में काफ़ी रिलेवेंस रखते हैं। तो ये जो इथेनॉल बैम्बू बेस्ड प्लांट बनाया गया है ये भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है। चलो अब यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन देखिए, एज पर रीसेंट अमेंडमेंट फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव राइट टू फेल बैम्बूज ग्रोन इन फॉरेस्ट एरियाज। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव राइट टू फेल, ये 2019 का क्वेश्चन है, अपग्रेडेशन अभी हुआ है इसमें, ठीक है। तो कभी भी यूपीएससी में ऐसा लिख के आया कि भाई इनके पास अधिकार है इसको गिरा सकते हैं ये लोग, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो फॉरेस्ट एरिया में नहीं कर सकते इस तरीके से। और एज पर एसटी
एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। एसटी एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका एसटी एक्ट 2006 है, फॉर एसटी एंड फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006, उसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ओनरशिप जो है वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें आप बोलोगे कि भाई साहब 2 and 3 इज द राइट वन। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।